आरएसएस समर्थित एक मैगजीन है जिसका नाम है पांचजन्य। उसने एक कवर स्टोरी की है। उस कवर स्टोरी में बताया है कि कैसे इन्फोसिस के द्वारा देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है और कैसे कैसे की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। आपको पता है देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है? वो आपकी इन्फोसिस है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो कवर स्टोरी की गई है उस कवर स्टोरी का नाम रखा गया है साख और आघात। यानी कि साख है इन्फोसिस और आघात मतलब जो उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो देश की अर्थव्यवस्था पर आघात, यानी कि उसने ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे रिकवरी मुश्किल हो रही है। क्या क्या पॉइंट्स हैं ये आप समझ लीजिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फोसिस देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसने जीएसटी पोर्टल बनाया था और आप सबको पता है जैसे जीएसटी फाइल करने के लिए कई सारे लोगों ने शुरू किया तो वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे लोग आज तक और अभी तक उस पोर्टल पर जीएसटी भरने के लिए लॉगिन करते हैं। अभी वक्त जुलाई और अगस्त का चल रहा है, इसी वक्त में ही टैक्सेस जमा होते हैं, तो अभी भी उनको परेशानी हो रही है और लोग अपना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सरकार के पास उनकी कमाई नहीं पहुंच पा रही है। और जब कमाई नहीं पहुंच पा रही है तो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और जो सॉफ्टवेयर बनाकर इन्होंने इन्फोसिस ने दिया है। दोस्तों आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जब भी सरकार की कोशिश क्या होती है ना कि वो एक ठेका दे देती है कि हाँ ठीक है, हम इतना हमारा बजट है और इस बजट के अंदर आप हमें सॉफ्टवेयर बना के दे दो और हम इसको अपने नेशनल लेवल पे इसको हम रिलीज़ कर देंगे और लोग इसका लेंगे, इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सरकार जब भी ठेका देती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक बोली लगती है। तो इन्फोसिस जो होता है ना, अब जो इसमें बताया गया है कि जो सॉफ्टवेयर इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है इसने सबसे कम बोली लगा करके सरकारी ठेका लिया था और उसके बाद वेब पोर्टल को या जीएसटी पोर्टल को बनाया था। अब जीएसटी पोर्टल पे जब लोग साइन इन कर रहे थे, जब जीएसटी पोर्टल पर जब लोग अपना पेमेंट करने जा रहे थे तो पेमेंट फेल हो रहा था, जिसकी वजह से सरकार के पास उनकी कमाई नहीं पहुंची है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस मैगजीन में बताया गया कि ये जो इन्फोसिस है ना, ये कम दाम में सरकारी ठेका तो लेती है लेकिन देश की रीढ़ को तोड़ने के लिए काम करती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कहा गया कि ये जो इन्फोसिस है ना, ये देश को वास्तव में तोड़ने का काम कर रही है और इस पर आरोप भी लगाए गए हैं कि ये जो फंडिंग है ना, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये काम करती है और उनको फंडिंग देती है। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इन्फोसिस पे जो गंभीर आरोप है, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए बदनाम ऑल्ट न्यूज़ की फंडिंग इस इन्फोसिस के द्वारा की जाती है। द वायर, स्क्रॉल जैसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट को पैसे दिए जाते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा शहरी नक्सलियों को पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदू विरोधी प्रोजेक्ट को पैसा दिया जाता है। कंपनी के एचआर विभाग में मार्क्सवादियों की बहुतायत है। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि इन्फोसिस को लेकर के किस तरह से बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर इस मैगजीन में बात ये भी की गई है कि विपक्ष की आखिर चुप्पी क्यों है। अब इसमें भी कांग्रेस के साथ जोड़ करके बताया गया है, कैसे इसमें साफ तौर पे लिखा है कि विपक्ष इसीलिए नहीं बोल रहा कि कहीं उसकी कोई साजिश तो नहीं है, कोई गठजोड़ तो नहीं किया गया इन्फोसिस के साथ कि आप ऐसा कीजिए और मोदी की छवि खराब होगी, हम ऊपर आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो फिर हमारे और आपके लिए बढ़िया कुछ होगा। तो इस तरह से बात इसमें की गई है। और आगे मैं आपको बता देता हूं, आयकर रिटर्न पोर्टल के साथ षड्यंत्र के संदेह का एक अन्य कारण राजनीतिक भी है, जो इस में लिखा है, सशब्द बता रहा हूं। हर छोटे मोटे मुद्दे पर हंगामा करने वाली कांग्रेस, आखिर इनके नेता मौन क्यों हैं? लोग पूछ रहे हैं कि कहीं कांग्रेस के इशारे पर ही कुछ निजी कंपनियां अब व्यवस्था पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। इन्फोसिस के मालिकों में से एक नंदन नीलेकणी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। कंपनी का संस्थापक एचआर नारायण मूर्ति का वर्तमान सत्ताधारी विचारधारा के प्रति विरोध किसी से छिपा नहीं। इन्फोसिस अपने महत्वपूर्ण पदों पर विशेष रूप से एक विचारधारा विशेष लोगों को बैठाती है। इनमें अधिकांश बंगाल के मार्क्सवादी हैं। ऐसी कंपनी यदि भारत सरकार के महत्वपूर्ण ठेके लेगी तो क्या उसमें चीन और आईएसआई के प्रभाव की आशंका नहीं रहेगी? तो ये सारी जो रिपोर्ट थी दोस्तों, इसमें ना सब संभावना बात की गई है। अब बोले इनके पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन लिखा ऐसे है कि सारे सबूत इनके पास हैं। तो
आगे रिपोर्ट में पूरा नहीं पढ़ूंगा। आत्मनिर्भर भारत को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रही है, भ्रष्ट अफसरशाही की बात की है, डेटा चुराने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां। इन्फोसिस का एक गड़बड़ झाला है कि एक संकेत ये भी देता है कि विदेशी शक्तियों की कुदृष्टि हमेशा से भारत के डेटा पर रहती है। यहाँ पर एक और बात उठाई गई है और कहा गया है कि इन्फोसिस भारत के लिए काम कर रही है और उसके साथ अभी तक ये समस्या है कि जीएसटी पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है। अगर एक ठेका किसी विदेशी देश को दिया, विदेशी देश की कंपनी ने अगर इसको इन्फोसिस को दिया होता तो क्या यही चीज़ कर पाती? नहीं कर पाती। तो ये सारी बातें ना, ये इस पे पांचजन्य की साख और आघात पर लिखा गया है। और जब आरएसएस की तरफ से भी बात सामने निकल के आ गई है, बोले कि हमारे इस मैगजीन से कोई लेना देना नहीं है और हमारा माउथ पीस नहीं है, तो इसकी जो बातें, हम इसकी विचारधारा से, इसकी बात से हम सहमत नहीं हैं। आज ऑफिशियली बात आ गई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस आर्टिकल को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि आप क्या इस आर्टिकल को राष्ट्र विरोधी करार देंगे। ट्वीट में कहा है कि यह सरकार पर दोष को हटाने की कोशिश की गई है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। रमेश के मुताबिक आरएसएस के एक प्रकाशन में इन्फोसिस पर किया गया अपमानजनक हमला निंदनीय है और वास्तव में राष्ट्र विरोधी है। इन्फोसिस जैसी कंपनियों में भारत को और दुनिया में उसकी स्थिति को बदला भी है। दोस्तों, ये सारी कहानी मैंने आपको समझाई। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया के जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।